हेलो दोस्तों माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने 3 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है इसके पहले, 1 जनवरी का, 5 जनवरी का, और अब हम 3 जनवरी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 10 पार्ट में वीडियो बन चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने 10 पार्ट में वीडियो बनाए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पेपर 2 का है, और इसमें हम सीडीपी के क्वेश्चन को करेंगे। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप सारे क्वेश्चन को करके जाइए, क्योंकि सीटेट के रियल एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप उसको करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्या क्वेश्चन हैं। आज हम सीडीपी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम 92 वीडियोस का टारगेट लेके चल रहे हैं। 92 वीडियोस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर इतने वीडियो बन गए तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, और वो भी एकदम सिस्टम से, कि मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर छोड़ा भी नहीं जा रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हम क्रम से कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? हम उसे विकासात्मक कार्य कहेंगे, विकासात्मक आवश्यकताएं कहेंगे, विकासात्मक बाधाएं कहेंगे। तो विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को हम क्या कहेंगे? ये बाधाएं नहीं है, ये आवश्यकताएं भी नहीं है। अगला ऑप्शन है कि ये विकास का क्षेत्र भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो उसे हम विकासात्मक कार्य बोलते हैं। तो आप इसको एज इट इज़ लिख के रख लीजिए, क्योंकि आवश्यकताओं की बात ये कर नहीं रहा, बाधाओं की बात ये कर नहीं रहा, ये विकास कार्य की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा? वो ए होगा। The social expectation at each stage of development is referred to as, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंटल टास्क बोलेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे ही है। विकास क्या है? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ होता है? तो नीचे से तो ऊपर की तरफ होता नहीं है, क्योंकि सिर से पैर की तरफ होता है, ना कि पैर से सिर की तरफ होता है। तो ये तो नहीं होगा। सेफेलोकॉर्डल होता है वो, तो ये तो नहीं होगा। अगला है कि विकास एक आयामी है, नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है, ये भी नहीं होगा। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। तो विकास क्या है? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात की जा रही है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में शरीर के मध्य से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है, और सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। तो ये दोनों बातें आपको लिख के रखनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने 3 क्वेश्चन पेपर ही अभी तक डिस्कस किए हैं, और वहाँ पर 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। डेवलपमेंट क्या है? तो प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे मध्य से बाहर की तरफ होता है। और अगला है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेज़ी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तेज़ी से विकसित होता है उसके बाद ठहर जाता है। संज्ञानात्मक विकास ठहर नहीं जाता है बाद में। तो शारीरिक विकास थोड़ा बहुत ठहर भी सकता है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास नहीं ठहर जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है कि मिडिल चाइल्डहुड के बाद बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब लर्निंग तो हमें लाइफ टाइम करना पड़ता है। तो यहाँ पे नई चीज़ें सीख ही नहीं सकते बोल दिया क्या? तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। इस क्वेश्चन के दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है। लर्निंग हम लाइफ टाइम तक करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोक नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां भी करती हैं। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में कौन सी भूमिका निभाता है? विद्यार्थियों का एक समूह है जो अपने खेल के दौरान एक लोक नृत्य रियलिटी शो के दृश्य को दर्शा रहा है, ठीक। और एक 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां भी कर रही हैं। तो यह परिस्थिति बच्चों की समाजीकरण में कौन सी भूमिका निभा रहा है? तो धार्मिक संस्थान की तो बात ही यहाँ पे नहीं हो रही है, परिवार भी नहीं है यहाँ पे, और विद्यालय भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये मीडिया की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि मीडिया से ही देखकर बच्चे जज बनते हैं, डांस करते हैं, मीडिया के इन्फॉर्मेशन से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये मीडिया की भूमिका को दर्शा रहा है कि मीडिया से बच्चे सीख कर उसे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि समाजीकरण, इन सब पे कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसा आप कहीं पढ़ के नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि समाजीकरण में मीडिया से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, परिवार से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ये आप कहाँ से पढ़ लेंगे? ये किसी भी बुक में लिखा नहीं है, सोशियोलॉजी का पार्ट है ये, तो परिवार और समाज ये सब, तो आप कहाँ से पढ़ लेंगे इसको? तो ये सब आप क्वेश्चन करके जाइए, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे अगर देखिए कि अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इनैक्ट सीन्स फ्रॉम अ पॉपुलर डांस रियलिटी शो इन देयर प्ले एज अ जज 8 years old सना गिव्स कमेंट ऑन अदर्स चिल्ड्रन dances. This situation highlights the important role of, तो ये हाईलाइट कर रही है किसके रोल को? मीडिया के रोल को, इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को सही क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर चाहे ऑनलाइन आया था, हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पेपर जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, NEP 2020, ये सब टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनाए गए थे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया गया था। हाँ, बस ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रेंज बढ़ाया गया है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच में ज़्यादा रखा गया है क्वेश्चन को। तो आपको पढ़ के उतना ही जाना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करके जानी है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाले हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो सांवेदिक पेशीय अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो वस्तुओं को क्रम में तो वो सांवेगिक सेंसरी मोटर में तो लगा नहीं पाएंगे, पूर्व संक्रियात्मक में भी, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे जो हैं वस्तुओं को क्रम में लगा सकते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन जो है वहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगर आपने जीन पियाजे की थियरी पढ़ी है तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन मतलब कुछ भी नहीं है। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, in which stage children gain the ability to seriate objects in a specific order, तो स्पेसिफिक ऑर्डर में मतलब सीरियल में कैसे लगा पाएंगे, किस एज में लगा पाएंगे वो? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लगा पाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैं पहले तो कुछ चुने हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, NEP 2020, इन 5 टॉपिक को मैंने मतलब एनालाइज़ किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और ग्रोथ और डेवलपमेंट पे वीडियो जो कि हर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो तो बन चुके हैं। लेकिन हाँ, इस 5 टॉपिक पे बहुत अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारे डाउट वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचना को परिष्कृत करती है, जो हमारी स्कीमा है उसको परिष्कृत करती है और परिवर्तित करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नकल उतारने जैसा व्यवहार है तो बिल्कुल ही नहीं है, और वस्तु स्थायित्व है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। वस्तु स्थायित्व मतलब कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है? तो ये तो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। समावेशन भी नहीं है यहाँ पे समावेशन भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर जो है वो संतुलीकरण होगा, इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत भी कर रही है और परिवर्तित कर रही है, मतलब इक्विलिब्रियम में ला रही है, संतुलन में ला रही है। किसी भी एक सतत प्रक्रिया है
जीन पियाजे के अनुसार संतुलीकरण मतलब कि इक्विलिब्रियम एक सतत प्रक्रिया है जो कि मानसिक संरचना मतलब स्कीमा को परिष्कृत भी कर रही है और उसे परिवर्तित भी कर रही है। तो ये क्या होगा, ये संतुलीकरण होगा और ये ऑफिशियल आंसर की में भी इसका यही आंसर है। अगर हम यहाँ पे देखें कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, आप ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ही जाइए, यही सही होगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ऑन गोइंग प्रोसेस विच रिफाइन द एंड ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर, ये मेंटल स्ट्रक्चर को रिफाइन भी कर रहा है और ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये डेफर्ड इमिटेशन नहीं है, डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी नहीं है, एसिमिलेशन भी नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम की प्रोसेस में गड़बड़ होती है तब जाके डिसइक्विलिब्रियम आता है, और डिसइक्विलिब्रियम आएगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, एसिमुलेशन होता है और एकोमोडेशन होता है। मैं इस पे बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी, तब आपको ये मैं टॉपिक फिर से और बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर का, 7th नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उनके संकेत और आधे सुलझे उदाहरण लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण क्या है। तो देखिए आप कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से यहाँ पे पूछे गए हैं। कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमाया गया है, क्योंकि उनको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने थे ना। उनको तो 23 दिन एग्ज़ाम लेना था, वो भी 46 क्वेश्चन पेपर उन्होंने बनाए थे, पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर। तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने थे, तो इसीलिए टॉपिक तो इतने ही हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। तो आपको इसका सबसे बड़ा अच्छा उपाय और रामबाण यही है कि आप प्रीवियस ईयर करके जाएं। तो विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। उन्हें संकेत दे रही है, उन्हें मतलब आधे सुलझे उदाहरण दे रही है ताकि वो आधे चीज़ों को कर पाएँ खुद से। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण क्या है, पाठ है, प्रतिवर्तन है, क्रमबद्धता है, प्रतिपादक अध्यापन है। तो यह उदाहरण जो है वो क्या है, वो पाठ है। पाठ का मतलब क्या है, स्कैफोल्डिंग है। तो क्या इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, पाठ है। मतलब कि पाठ का मतलब क्या होता है, पाठ का मतलब स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, हेल्प होता है। तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी तरीके से हेल्प दिया गया है। आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बच्चे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अ टीचर गेव हिम देम हिंट्स, बट टीचर जो है वो बच्चों को हिंट दे रही है कि इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल को मतलब आधे सॉल्व किए गए एग्जाम्पल भी दे रही है ताकि उनको सहायता मिल सके। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है। स्कैफोल्डिंग के ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कि ये हेल्प का एग्जाम्पल है। तो बच्चों को हेल्प देना, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सीढ़ी प्रदान कर देना, आप उससे चढ़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो मतलब स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, सीढ़ी प्रदान करना, हेल्प देना। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पूछे तो जाते थे लेकिन स्कैफोल्डिंग डायरेक्ट पूछा जाता था, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसे, मतलब एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसके बाद क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यही सिर्फ चेंज आया हुआ है क्वेश्चन पेपर पे, और ये अच्छा है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब आप अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब अगर आपने थियोरी पढ़ ली तो आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, यही तो सबसे अच्छी बात है, आप उस थियोरी को अच्छे से समझ गए हैं, इसके लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास क्या है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ऐसा किस सिद्धांतकारी ने कहा है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, इवन पावलोव। तो वो पहली बात तो ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर सकते हैं कि पावलोव तो कहे ही नहीं है, स्किनर ने भी नहीं कहा, वॉटसन ने भी नहीं कहा, तो वाइगोत्स्की ने ही कहा, क्योंकि ये सब व्यवहारवादी हैं। और संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, तो ये लेव वाइगोत्स्की ही इसकी बात करते हैं, क्योंकि कोऑपरेशन से ही, कोऑपरेशन की बात करते हैं ना, ये सहयोग की बात करते हैं, पीयर कोऑपरेशन की बात करते हैं, अपने लोगों से सहयोग लेकर सीखने की बात करते हैं। तो वो सब सारी बातें जो है वो किसकी हैं, ये लेव वाइगोत्स्की की हैं, कि सोसाइटी में रहकर हम सीखते हैं, मतलब ये सारी बातें लेव वाइगोत्स्की की हैं। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ही सही आंसर है। इन्होंने तो फंसाने की भी कोशिश नहीं की है क्वेश्चन में, इन्होंने डायरेक्ट पावलोव दे दिया, स्किनर दे दिया। तो ये सब तो व्यवहारवादी हैं, ये तो व्यवहार से रिलेटेड चीज़ों को मानते हैं, ठीक। तो इन्होंने फंसाने की भी कोशिश क्वेश्चन में नहीं किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। तो कोलैबोरेटिव जहाँ पर भी आता है आप वहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के साथ सीधे ही जा सकते हैं, क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात लेव वाइगोत्स्की ही करते हैं। और लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है? लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना है कि उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रही थी जब मैंने पहला क्वेश्चन पेपर किया था, मतलब कि मुझे लग रहा है 5 जनवरी का क्वेश्चन पेपर हमने पहला किया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इसको बनाया दूसरे तरीके से गया था कि 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था कि गिलिगन के अकॉर्डिंग लॉरेंज कोहलबर्ग की इसमें से कौन सी आलोचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे ही हेल्प करते हैं आपको कि क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ वही कॉन्सेप्ट रहते हैं और क्वेश्चन को तरीका बदल देते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि हाँ इसका आंसर ये है। तो आप इसको आराम से कर लेंगे, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इसको आराम से कर लेंगे कि लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना है कि उनके सिद्धांत में नारी के पक्ष को इग्नोर किया गया था। उन्होंने मतलब जो मेल होते हैं और जो फीमेल होती हैं, तो फीमेल होती हैं उनकी इमोशंस ज़्यादा होते हैं और जो मेल होते हैं उनकी इमोशंस कम होते हैं। तो इन्होंने नारी के मतलब उन्होंने मेंस पे जो भी रिसर्च किया था वो मेंस पे किया था, फीमेल को इग्नोर कर दिया था। तो यही गिलिगन नाम के एक मतलब मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इनकी आलोचना की थी इस पक्ष को लेकर कि इन्होंने नारी के पक्ष को इग्नोर किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और अगला देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या लिखा गया, लेकिन ऑप्शन हमारा आंसर तो ए ही होगा। उसने पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने उसको संदर्भ में लेकर ही बनाया था। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई हैं, तो ये भी नहीं होगा। इनकी आलोचना का क्षेत्र तो ए ही था। और उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया, उन्होंने किया था नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने अनुसंधान करके ही दिया था। तो वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म ऑफ लॉरेंज कोहलबर्ग्स थियरी इज दैट दिस थियोरी अंडरमाइंस द फेमिनिन पर्सपेक्टिव। तो मतलब औरतों के पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं और कौन सी बुद्धि जो है वो गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि उन्होंने संगीतमय बुद्धि दिया था, भाषाई बुद्धि भी दिया था, शारीरिक गति संवेदी भी दिया था, लेकिन व्यवहारिक नाम की कोई भी बुद्धि उन्होंने नहीं दी थी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने व्यवहारिक बुद्धि भी नहीं दी थी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको बुद्धि के सिर्फ नाम पता है तो आप ये क्वेश्चन इजी तरीके से करके लेकर जाएंगे कि हाँ इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि नाम की कोई भी चीज़ नहीं दी थी। हाँ म्यूजिकल इंटेलिजेंस दिया था, लिंग्विस्टिक भी दिया था, बॉडीली काइनेस्थेटिक भी दिया था, इंट्रापर्सनल दिया था, इंटरपर्सनल दिया था, नेचुरलिस्टिक दिया था। तो इन्होंने कोई भी व्यवहारिक नाम की बुद्धि नहीं दिया था। तो इसमें से कौन सा इंटेलिजेंस मतलब प्रपोज नहीं किया था गार्डनर ने? तो म्यूजिकल किया था, लिंग्विस्टिक किया था, बॉडी काइनेस्थेटिक भी किया था, लेकिन प्रैक्टिकल नाम की कोई भी बुद्धि इन्होंने नहीं दिया था। आपको 8 नाम अच्छे से पता होने चाहिए। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? तो विविध स्पष्टीकरण, रट कर याद करना और दोहराना, ये तो है ही नहीं, प्रगतिशील कक्षा की बात की जा रही है। पुरस्कार और दंड, तो ये भी नहीं है प्रगतिशील कक्षा में। बार बार वेधन और अभ्यास करना, वेधन का मतलब ड्रिल और प्रैक्टिस करना बार बार, तो ये भी प्रगतिशील कक्षा में नहीं आता है। ये विविध स्पष्टीकरण मतलब मल्टीपल टाइप से आप उसको स्पष्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो है वो प्रगतिशील कक्षा के उदाहरण में आ सकता है। लेकिन ये सब जो अदर ऑप्शंस हैं वो सब नहीं आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग illustrates a constructivist learning approach in a progressive classroom को इसमें से कौन सा उदाहरण जो है वो दिखा रहा है? तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दिखा रहा है कि मल्टीपल तरीके से इंटरप्रेट कर पाना, अपने बातों को रख पाना, प्रस्तुत कर पाना। रूट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी नहीं होगा, रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
अगला है कि बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण जो है वो उपयुक्त है। तो विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। बच्चों को दंडित किया जा रहा है, ठीक, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, दंडित नहीं किया जाना चाहिए बच्चों को। और अगला है कि स्कूलों को केवल, तो यहाँ से आप काट सकते हैं इस ऑप्शन को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। बिल्कुल ही गलत है ये, क्योंकि NEP 2020 में कहा गया है कि बहुभाषिकता जो है वो एक क्या है, एक पूंजी है, एक एसेट है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण भी स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो ये भी बिल्कुल ही सही है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। मतलब कि सभी लैंग्वेज के विद्यार्थी जो है वो समावेश कर पाए। ऐसा नहीं है कि मुझे जो वो लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो मुझे मतलब अलगाव फील हो, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में कि अगर कोई बच्चा बिहारी है या फिर कोई बच्चा बंगाली है, कोई बच्चा गुजराती है, तो उसको अलगाव फील नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको उसी में समाहित कर लेना चाहिए। क्योंकि हम समावेशी कक्षा की बात करते हैं, हम बहुभाषिकता की बात करते हैं। हमें बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में क्लासरूम में देखना है, ना कि एक बाधा के रूप में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता जो है वो एक संसाधन होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। तो ये तो कहीं से भी सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही है। अगला है कि वे बच्चे जो अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि मानकीय जेंडर रेखाओं का मतलब ये है कि जैसे कि कुछ रोल्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि लड़कियां घर में खाना बनाएंगी, लड़के बाहर जॉब करेंगे। इस तरीके के कुछ रोल डिसाइड किए जाते हैं कि लड़के नहीं रोते हैं और लड़कियां रोती हैं। मतलब इस तरीके के जेंडर रोल्स डिसाइड किए गए हैं। तो उसको पार करते हुए देखकर, मतलब कि जो जेंडर के रोल जो डिफाइन किए गए हैं सोसाइटी में, उसको छोड़कर उसका उल्टा करते हुए देखकर, मतलब कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए। जैसे कि अगर आप देखें कि सोसाइटी में जनरली माता उपकरण ठीक नहीं करती हैं, पिता उपकरण ठीक करते हैं, और पिता बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं, माता बच्चों की देखभाल करती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मानकीय जेंडर रेखाएं जो भी सोसाइटी में बनाई गई हैं उसको तोड़कर, उसको पार करते हुए, जैसे कि माता उपकरण को ठीक कर रही हैं और पिता जो है बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा इससे क्या सीखेगा कि कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। जिस बच्चे ने देखा है कि उसके माँ बाप इस तरीके से हैं कि वो जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब जो भी जेंडर के रोल डिफाइन किए गए हैं उसके घर में वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उसके संदर्भ में कम संभावना है कि जो बच्चा है वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही करते हैं। हम अपने सोसाइटी में जो देखते हैं हम वही करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इनडायरेक्टली वो फ्रेम हो जाता है। हम सोचे या ना सोचे, लेकिन वो हमारे दिमाग में फ्रेम हो ही जाता है, क्योंकि हम बार बार वही चीज़ें देख रहे हैं, वही चीज़ें सुन रहे हैं, वही होता हुआ देख रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में फ्रेम हो जाती है। तो बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें बदलने के लिए। लेकिन जो बच्चा बचपन से ही देख रहा है कि उसके घर में कोई जेंडर रोल फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो उसका मतलब उस बच्चे में कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। ऐसा ही नहीं कि 100% संभावना है, लेकिन हाँ बहुत कम संभावनाएं हैं कि वो बच्चा जेंडर रूढ़ि का पालन करेगा। वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि लड़कियां ये कर सकते हैं, लड़के ये नहीं कर सकते हैं। मतलब लड़कियां बाइक नहीं चला सकती हैं, लड़के ही बाइक चला सकते हैं, इस तरीके की बातें वो कभी नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, क्योंकि वो बचपन से ऐसा देखता आ रहा है अपने घर में। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, बिल्कुल अधिक संभावना नहीं है कि वो पालन करेंगे इसका। अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। जेंडर ना ही पृथक्करण का पालन करेंगे और ना ही वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉइंट अपने घर में देख रहे हैं। कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। तो विरुद्ध तो वो होंगे ही, कम संभावना नहीं है, इसकी संभावना अधिक है। ठीक, तो कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे। हाँ, हो सकता है कि आगे वाले क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन का क्या उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आप एलिमिनेट करके आराम से इसके आंसर को दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर हम देखें कि सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, तो ये तो कोई भी शिक्षा नीति नहीं बोलती, ना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ना ही कोई भी शिक्षा नीति बच्चों में तनाव और डर पैदा करने की बात तो कोई भी नहीं कहता। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अधिगम अध्यापन क्रिया को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो यहाँ पे ये पहले तो आप ए ऑप्शन को काट दीजिए, वो तो एकदम से होगा ही नहीं, एकदम डरावना ऑप्शन है कि बच्चों में तनाव और डर पैदा कर देना है, ये तो होगा ही नहीं, ये तीनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन होगा 2, 3 एंड 4। तो नेशनल एनईपी के अकॉर्डिंग हमें असेसमेंट का पर्पस देखना है। तो असेसमेंट का पर्पस देखना है तो बच्चों में डर पैदा करना, स्ट्रेस पैदा कर देना और फियर पैदा कर देना बच्चों में। तो असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि बच्चों में डर और फियर पैदा करना। हाँ, मतलब टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो भी टीचिंग लर्निंग हुई है उसको रिवाइज करने के लिए, तो ये भी ठीक है। टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग और डेवलपमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जानने के लिए कि क्या किया गया है, ये भी ठीक है। एंड टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, बच्चों को क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी सपोर्ट करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अगर हम काटेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 2, 3 एंड 4। और अगला है कि गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करेगा। जो गत्यात्मक मूल्यांकन है वो क्या समझने में मदद करता है, बच्चे का बौद्धिक स्तर समझने में मदद करेगा, समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संवाद संबंधित पद, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं, इसकी करने में हेल्प करेगा। तो जो गत्यात्मक मूल्यांकन होते हैं, डायनेमिक इवैल्यूएशन होता है, वो क्या करने में मदद करता है, बच्चे का बौद्धिक स्तर जांचने में तो बिल्कुल भी नहीं। और समकक्षियों की तुलना में छात्र का संबंधित पद, ये भी नहीं। बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को जानने के लिए, गत्यात्मक अधिगम जो होता है बच्चे की जो विशिष्ट या फिर स्पेशल लर्निंग की जो नीड है उसको जानने के लिए हेल्प करता है। समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद, ये भी नहीं। और ये भी नहीं कि बच्चा सामान्य या विद्यालय में पढ़ने लायक है कि नहीं, क्योंकि अब सभी बच्चे जो है वो सामान्य विद्यालय में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि डायनेमिक असेसमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, स्पेसिफिक लर्निंग नीड ऑफ द चाइल्ड को जानने के लिए ही किया जाता है ये। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को जानने के लिए किया जाता है। तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया पेपर 2 के भी, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम 15 और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये जो सीरीज़ है वो 92 वीडियोज़ तक चलती रहेगी। और अगर मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो मैं CDP के अलावा हिंदी में भी, EVS में भी, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी, सब में ये सीरीज़ को